फैटी लिवर एक ऐसी समस्या उभर के सामने आई है जिसने आज हर घर को अपनी चपेट में ले लिया जी। आप किसी भी घर में जाएं और अगर सारे फैमिली मेंबर्स का आप फाइब्रो स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं तो आप पाएंगे कि किसी ना किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है ही। जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिम में अलग अलग तरह की जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन खाते रहते हैं, क्रिएटिन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, बहुत तरह के हैवी मेटल्स यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी लिवर फैटी होना स्वाभाविक है। यानी आयुर्वेद में एक मील और दूसरे मील के बीच में मिनिमम 8 घंटे का फर्क डालना अति आवश्यक है। 8 घंटे? जी 8 घंटे, और हम 1 घंटे का फर्क नहीं डालते। इस व्रत में इतनी पावर है कि अगर आप ईमानदारी से व्रत रखें, केवल जल का सेवन करें व्रत में, तो कैंसर जैसे भयानक बीमारियों को भी परास्त कर सकता है ये व्रत। कोई रोग, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपका पेट खराब है, आपको बुखार हो गया है, आपका लीवर खराब हो गया है, आपके हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पैरों में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, खाना बंद कर दें। अगर 24 घंटे में आपको लाभ ना मिले तो मैं जिम्मेदार। तो ये जो दही का सिस्टम है खाने का, वो दही हमारे स्वाद के लिए अच्छा लगता है हमें, लेकिन वो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। अच्छा, लोग सोचते हैं दही ठंडा है, दही गर्म है, उष्णवीर्य है। अच्छा, दही गर्म है और जॉइंट्स के लिए बहुत खराब। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन सच्चाई ये है कि फाइब्रो स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें आने के बाद हम बहुत जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर कि हमारा लीवर कितने हद तक जो है फैटी लिवर हो चुका है। कहते हैं सेहत ही सबसे बड़ा धन है, और ये भी कहते हैं कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अगर बॉडी साउंड होएगी तभी उसमें माइंड साउंड रह पाएगा। आप कितने भी समझदार हो जाओ, अगर आप बीमार हो तो वो समझदारी किसी काम की नहीं है। और बीमारी आजकल हर घर में है। बड़े बड़े डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाइनें लगी हुई हैं पेशेंट्स की, और एक बीमारी जिसने हर घर में आज की डेट में दस्तक दे दी है और आपको पता भी नहीं लगता कब वो बीमारी 1, 2, 3 या किस स्टेज तक आपको लेके जा सकती है, आप खुद नहीं यकीन कर सकते। हमारे खुद अपने परिवार में एक फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उस स्टेज तक पहुंच गई कि हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ गया। जी हाँ, ऐसी बीमारी जिसका नाम है फैटी लीवर, और आजकल इसका पता नहीं लगता। प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं लगता। अच्छा भला चलता फिरता इंसान जो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है, जिम भी जाता है, योगा भी करता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करता है, सब कुछ करता है, अगर वो चेक करवाने चले जाए, स्कैन या आजकल चलता है फाइब्रो स्कैन, ये करवाने चले जाए तो उसे पता लगता है कि उसका तो लीवर फैटी है। आज बात करने वाले हैं फैटी लिवर टॉपिक के ऊपर। स्वागत करते हैं बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी। डॉक्टर साहब स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका बिलीफ सिस्टम है, और हम लोगों ने तो हाथों पे सरसों जमाई है। मैं अपने सैकड़ों ही परिवार जो है वो आयुर्वेदा के साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा हूँ काफ़ी सालों से, और डॉक्टर साहब के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जिनकी दवाइयाँ कसम से बंद हो गई। डॉक्टर साहब इंडिया में नहीं, इसके अलावा भी 17-18 और भी देशों में इनके लेक्चर्स चलते हैं, लोग वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ इनकी ओपीडीज होती हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनसे मिलती है हमें। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या हो गई आज की डेट में, ये है क्या? फैटी लिवर एक ऐसी समस्या उभर के सामने आई है जिसने आज हर घर को अपनी चपेट में ले लिया है जी। आप किसी भी घर में जाएं और अगर सारे फैमिली मेंबर्स का आप फाइब्रो स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं तो आप पाएंगे कि किसी ना किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है ही। अच्छा, मुझे तो लगता है सबको ही होता है। पंजाब में तो सबका ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन सच्चाई ये है कि फाइब्रो स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें आने के बाद हम बहुत जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर कि हमारा लीवर कितने हद तक जो है फैटी लिवर हो चुका है। अच्छा, ये फैटी लिवर डॉक्टर साहब होता क्या है? देखिए, फैटी लिवर समझने की बड़ी सिंपल सी बात है जी। लीवर का
और लीवर के जो टिश्यूज हैं उसमें फैट्स का डेपोजिशन होना, जिसकी वजह से जो लीवर है वो प्रॉपर अपना काम ना कर पाए, पूरी एफिशिएंसी से काम ना कर पाए, तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। जैसे खाना हजम नहीं कर पा रहा। जैसे एग्जांपल, जैसे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जी, लेकिन अगर मैं आपको 20-50 किलो का भार आपके ऊपर डाल दूं और आपको उठा के रखने के लिए बोलूं, तो क्या आप आराम से अपने सारे काम नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब लीवर फैटी हो जाता है, उस पे फैट्स का एक्स्ट्रा बोझ डल जाता है, तो उस बोझ के तले वो काम नहीं कर पाता जो इजीली उसको करने के लिए भगवान ने बनाया है। वो क्या काम है? हमारे फैट्स का अच्छी तरह से उसको पचाना, हमारे जो भूख है उसको बनाए रखना, हमारे डाइजेशन लेवल को सुचारू रूप से चला के रखना, ये सारे काम जो है लीवर के लिए निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन यही काम जब लीवर नहीं कर पाता तो अपच, गैस, बदहजमी, एसिडिटी, अफारा, बदहजमी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आती हैं। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पेट की कोई बीमारी हो, स्किन की कोई बीमारी हो, उसमें कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्व होता ही होता है। मैं तो ये कहूंगा कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में होती है या हम बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं तो लीवर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरुआत लीवर से ही है हर चीज। तो देखिए, जैसे हार्ट हमारी माँ है वैसे लीवर हमारा पिता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिता क्या करता है, अपने घर में पैसा, रुपया, ये सब लाके देता है कि सारे काम आराम से चलते रहे, सिक्योरिटी। या अगर किसी के बेटा बेटी, किसी पिता का बेटा बेटी अगर अच्छे कपड़े नहीं पहना हुआ है, अच्छे स्कूल में नहीं जा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा, तो इसका मतलब वो जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, उसके जिम्मेदार उसके पिता है। बिल्कुल वैसे ही जब खाना नहीं पच पा रहा है, जब हम ठीक तरह से एनर्जी नहीं फील कर पा रहे हैं, जब हमारे शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही है, जो हम खा रहे हैं वो नहीं पच पा रहा है, तो दोष पेट का नहीं है, दोष लीवर का है, दिखता थोड़ा दूर से। अच्छा, ये होता क्यों है जी? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? बिल्कुल 100% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये क्या है? देखिए 90% केसेस में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। जैसे ज्यादा ऑयली खाना, एक्सरसाइज ना करना, ब्रेड, बेकरी आइटम, मैदा, बाहर की चीजें, मायोनीज और बहुत सारी केचप, सॉसेस, चटनी ऐसा ज्यादा यूज करना जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी कॉन्टिन्यूसली उसको कंज्यूम करना, बार बार कंज्यूम करना, ये हमारे लीवर को फैटी बना देता है। और दूसरे केसेस में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जिसको हम काला बिलिया बोलते हैं, ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के द्वारा भी जो चीज होती है उसमें भी लिवर फैटी हो जाता है। अगले सवाल का जवाब तो आपने पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं यही पूछने वाला था कि हमारी ही फैमिली में जिनको ये प्रॉब्लम आई है, मेरे मदर इन लॉ को इनफैक्ट, उनको कभी नहीं देखा गया कि वो पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं या बाहर का खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, कभी नहीं देखा। गोलगप्पे भी नहीं देखा होगा कभी भी खाते हुए। सिर्फ घर का शुद्ध साफ सुथरा खाना खाने वाला इंसान, बिल्कुल, तो उनको भी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा क्यों? देखिए, जरूरी नहीं है कि बाहर के खाने से ही लीवर फैटी होता है जी, इसके और भी तरीके हैं। देखिए, कोई सुबह व्यक्ति उठा, उसने नाश्ता किया, 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद चाय पी ली, फिर बिस्किट ले लिया, फिर चॉकलेट खा ली, ऐसे बार बार अगर हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम पे जोर डालते हैं तो लीवर अपना काम करने में असक्षम हो जाता है और यही फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को ही हम फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 बोलते हैं। यानी आयुर्वेद में एक मील और दूसरे मील के बीच में मिनिमम 8 घंटे का फर्क डालना अति आवश्यक है। 8 घंटे? जी 8 घंटे, और हम 1 घंटे का फर्क नहीं डालते। अब मुझे लगता है 9 बजे हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, 11 बजे चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, 1 बजे फिर खाना खा लेते हैं, 4 बजे समोसे आ गए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। रात को 8 बजे फिर खाना खा लिया, सोने से पहले 1 गिलास भर के दूध का पी लिया। अगर बीच में कोई दोस्त आ गया तो फिर उसमें चाय और कप हो जाती है। चाय तो 2-3 कप हो ही जाती है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार वैसे तो 2 ही टाइम भोजन करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ तो हम एक तो 3 टाइम भोजन कर रहे हैं और भोजन के अलावा जो हम मिड मील्स ले रहे हैं, जो बीच बीच में खा रहे हैं, ये हमारे लीवर को चैन से रहने नहीं देता। देखिए जितनी बड़े प्रेम से बात बता रहा हूँ आपको,
आप जब सुबह उठते हैं तो रात की नींद लेनी भी तो जरूरी है। अगर आपको रात की नींद 5 दिन ना आए तो क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो आयुर्वेद में क्या बोला है, हर काम करने वाले चीज को आराम चाहिए। आराम आप दे ही नहीं रहे हैं लीवर को। जिस चीज को आप आराम नहीं देंगे वो खराब ही होगी। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जिस चीज से हमने पूरा दिन काम लेना है उसको आराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आराम से ही हमारे बॉडी रीजनरेट करती है, अपने आप को नया बना लेती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को पूरी तरह नया विकसित कर सकता है। हमारी स्किन और लीवर ये अपने आप को नया बना सकता है, बशर्ते हम उसको समय दें। एक रोड अगर टूट जाती है तो रोड को बनाने के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ट्रैफिक को रोकने के बाद फिर रोड बनाई जाती है, कुछ समय वेट किया जाता है, फिर ट्रैफिक को दोबारा चालू किया जाता है। बड़ी जबरदस्त और सही एग्जांपल। हाँ, तो इसीलिए अगर हम अपने लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो जो ट्रैफिक है उसको रोकना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी और धीरे धीरे हल्के ट्रैफिक को शुरू करना पड़ेगा। साइकिल मोटरसाइकिल से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि हल्की मील खानी पड़ेगी। जब रोड पूरी तरह तैयार हो जाए, लीवर पूरी तरह नया बन जाए, तब हैवी ट्रैफिक कभी कभी यूज कर सकते, कभी जैसे हैवी फूड कभी कभी ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि ग्रेड 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप ही होता होगा जी। तो 1 से 2 या 2 से 3 क्या अचानक हो जाता है या इसमें टाइम लगता है? नहीं, समय लगता है। अच्छा, हर चीज में समय लगता है। पहले तो नॉर्मल लीवर से फैटी लीवर में होगा, फिर ग्रेड 1 होगा, फिर ग्रेड 2 होगा, फिर ग्रेड 3 होगा। अच्छा, और उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है या डीप पेनिट्रेशन ऑफ लीवर है, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले लीवर का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला ही होता है, एकदम से लीवर ग्रेड 3 पे नहीं जाता। अच्छा, कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत ही आजकल के समय में तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिम में अलग अलग तरह की जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन खाते रहते हैं, क्रिटाइन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, बहुत तरह के हैवी मेटल्स यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी लीवर फैटी होना स्वाभाविक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने पीने से होता है। जो चीज आप लीवर के अनुकूल नहीं लेंगे, बिल्कुल, वो लीवर उससे नाराज हो जाएगा और अपना गुस्सा फैटी लीवर के रूप में निकालेगा और उसके ऊपर वो फैट जमनी शुरू हो जाएगी जो निकलेगी नहीं। हाँ, और जो फैट जैसे जैसे जमती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो पाचन क्रिया है वो खराब होती चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़े सिंपल सा सवाल, लोग कहते हैं जी ये गर्म पानी पियो, उससे जो ये सब डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, क्या ये सच है और किस हद तक सही है? देखिए, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप जब तक अपने लीवर को समय नहीं देंगे तब तक आप जो मर्जी खा भी लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं है। आपको अपने लीवर को समय देना ही पड़ेगा अगर आपने लीवर को ठीक करना है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट या नुकसान हो सकता है लीवर को या किडनी को, या इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। खास बात, सबसे पहली चीज से मैं शुरू करूंगा जो हर घर में है, हम बचपन से ही ऐसे हैं, है ना, नींद आए आंखें बंद कर रही हो तो भी माँ बाप जबरदस्ती एक दूध का प्याला हाथ में पकड़ा देते, पी के सोना है, इसके बिना सोना नहीं है, दूध पी के सो, नींद अच्छी आएगी, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या दूध ठीक है बॉडी के लिए? अगर दूध गाय का है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर दूध गाय का नहीं है तो ये विषंदी है, भारी है, हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास सबके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, अकेले लीवर के लिए नहीं, सबके लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर गाय का दूध है तो गाय का दूध रात्रि काल में लेना कोई नुकसानदेह नहीं है, हमारे शरीर के लाभप्रद है, ताकत देता है और इवन लीवर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे एक मित्र हैं जलंधर में रहते हैं, उनके साथ मेरा कई बार बहुत आना जाना रहता है। मैं बड़े लाइव से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मेरे साथ बीतते हैं, मेरे दोस्तों के साथ बीतते हैं, वो चीजें सिंपल से पूछ के, उससे तो मैं पूछ नहीं पाया, शायद उसका आंसर नहीं होता बिकॉज ही इज नॉट डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वो रात को सोते हुए ग्रीन टी पी के सोता है जी, क्या सही है? देखिए, आजकल के बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि रात को कुछ गर्म लेके सोएं, हाँ, कुछ ग्रीन टी पी के ले सोएं, कुछ ऐसा ले, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है जी। आयुर्वेद के अनुसार आप बहुत हल्का भोजन
पका हुआ हल्का भोजन करके रात को सोएं, वो आपके लिए कंप्लीट है। इसके अलावा आपको इसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी हर चीज पचाने के लिए कैपेबल है, आप सिर्फ उसको समय देते जाएं, आपकी बॉडी धीरे धीरे सब कुछ पचा लेगी। लेकिन अगर आप अमृत भी लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉडी को तंग करते रहें तो अमृत भी विष की तरह ही काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो जो अमृत भी है वो भी एक दिन आके जहर बन जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एकदम। आप अभी बात कर रहे थे, मान लीजिए आप गाय का घी मान लीजिए जी, गाय का घी जो है इस दुनिया का सबसे अच्छा फैट है। बिल्कुल सही है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सेफ जो फैट है, सैचुरेटेड फैट, हाँ, वो है गाय का घी। अच्छा, लेकिन अगर गाय का घी और बार बार खाते रहेंगे तो वो भी विष की तरह काम करेगा। हमें अच्छी चीज खानी है, बॉडी को समय देना है उसको पचाने के लिए। और आप देखिए, जो थोड़ी सी चीज खा के आपको यश कीर्तिमान मिलेगा वो आप अच्छी अच्छी चीजें खा के भी नहीं मिलेगा। अच्छी चीज खाएं, समय से खाएं और उसको पचने के लिए समय दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सही बात बताऊं, एक बात वो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ये कहना बड़ा आसान है कि साफ सुथरा खाओ जी, अच्छी चीज खाओ जी। कहाँ समोसे देख के कहाँ रुका जाता है, पिज्जा देख के कहाँ रुका जाता है, बर्गर बनता देख के कहाँ रुका जाता है डॉक्टर साहब, हमसे तो नहीं रुका जाता। आपने बिल्कुल ठीक बोला। आजकल के समय में इतनी स्वादिष्ट चीजें देख के रुकना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये खाएं, हाँ, जरूर खाएं जी। पिज्जा भी खाएं, सैंडविचेस भी खाएं, बर्गर भी खाएं, समोसे भी खाएं जी। लेकिन एक बार खाएं, उसके बाद बॉडी को कम से कम एक हफ्ता दें कि उसको बॉडी इजीली पूरी तरह पचा सके। आपका स्वाद भी बना रहेगा, बॉडी में उसको कोई बैड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रतिदिन एवरीडे अगर आप समोसा खाएंगे तो वो समोसा आपके लिए जहर बनेगा। अगर आप कभी कभी स्वाद के लिए मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के अगर समोसा खा भी लें तो आपको लॉन्ग रन में वो नुकसान नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग हफ्ते में एक ही दिन मान लेते हैं, बाहर का खाना खाना है, कोई समोसा पिज्जा बर्गर खाना है तो वन से बिल्कुल खाएं, चीट डे रखें उसको, वीकेंड रख ले, चीट डे रखें, और चीट डे के दिन जो मर्जी खाएं, जो उस दिन आप खुश है कि जो खाना खाओ मजे से। बिल्कुल, इसलिए आपका मन भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, व्रत की बात करते हैं, कुछ लोग बड़ा व्रत रखते हैं, है ना। आजकल तो बड़ा ट्रेंड हो गया, दोबारा से व्रत रखने का ट्रेंड हो गया। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले तक जब मैं फास्टिंग में नया आया तो मैं सोमवार के सारे व्रत रखता था। ये नहीं था कि मतलब धार्मिक धर्म से नहीं जोड़ रहा था इसे, ठीक है, सोमवार का शिव जी के, भोलेनाथ को शुरू से मानते हैं तो भोलेनाथ का व्रत रख लिया। और मेरा तो ऐसे चलता था कि साल भर चली जा रहा है, कोई मंडे है तो मीन्स फास्ट है, ये नहीं कि 16 सोमवार है, 21 सोमवार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल एकादशी बड़ा फेमस हो गया व्रत, बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे और व्रत फेमस हो गए हैं। ये कहाँ तक सही है बॉडी के लिए? देखिए, धार्मिक पक्ष से ये कितना ठीक है कितना नहीं, ये तो आप किसी धार्मिक व्यक्ति से ही पूछें, डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, तो व्रत इस दुनिया का सबसे अच्छा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ना केवल हेल्दी रखने के लिए, हमारी आयु को लंबा बनाए रखने के लिए, निरोग बनाने रखने के लिए, चेहरे पे कांति, तेज, आंखों में रोशनी, शरीर में एनर्जी, उत्साह, ये सब बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा व्रत है। इस व्रत में इतनी पावर है कि अगर आप ईमानदारी से व्रत रखें, केवल जल का सेवन करें व्रत में, तो कैंसर जैसे भयानक बीमारियों को भी परास्त कर सकता है ये व्रत। वेरी नाइस। तो जो लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं वो आज इस बात को नोट कर लें, कोई रोग हो आपको, कोई रोग या ना भी हो, केवल आप हफ्ते में एक व्रत करना शुरू कर दें, वो रोग भी खत्म हो जाएगा और जो खोई हुई एनर्जी और कांति आपकी चली गई है वो भी वापस मिल जाएगी। आयुर्वेद में आप देखें, आजकल के समय में लोग कहते हैं ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। आयुर्वेद कहता है कुछ ना खाओ। आयुर्वेद कहता है आराम से एक दिन मजे करो, एक दिन 24 घंटे का व्रत रखिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस एज में इतनी एनर्जी से काम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? व्रत, फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग करते हैं, केवल जल का सेवन करते हैं, उसकी अब एनर्जी देखिए। तो जो लोग अपनी वृद्ध अवस्था को भी जवानी की तरह जीना चाहते हैं, वो आज से थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास शुरू कर दें। जैसे हम बुढ़ापे के लिए, पेंशन के लिए थोड़ा थोड़ा
पैसा धन जोड़ते को हैं। संजोते हैं कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, तो वो बुढ़ापे में काम आने के लिए थोड़ा थोड़ा व्रत करना शुरू करें, वो बुढ़ापे में आपका साथ जरूर देगा, अच्छी सेहत के रूप में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजेदार। और ये इसी को ही इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बड़ा ट्रेंड में है। जो लोग 24 घंटे व्रत नहीं रख पाते जी, जो लोग मेरे जैसे भी है कई लोग, हाँ, जैसे लोगों में हिम्मत नहीं है जी व्रत रखने के लिए, तो उनके लिए छोटी सी टेक्निक बनाई हुई है। आप उसको टाइम में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हैं और आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जी, तो उसका तरीका ये है कि शाम को 6 बजे तक आप भोजन कर लें। अच्छा, कर लिया भोजन, अगले दिन 10 बजे के बाद ही कुछ खाएं, तो 16 घंटे का जो व्रत है वो भी एक तरह का व्रत ही माना जाएगा। 24 घंटे का बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। जो लाभ कंप्लीट व्रत रखने में मिलता है, वैसे ही इंटरमीडिएट फास्टिंग आप अगर हफ्ते में 2 बार कर लें तो वही फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, जो कंप्लीट व्रत में मिलता है। डॉक्टर साहब मजेदार बात पता क्या है, कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी बात सुन लो ना, लोग कहते हैं लीवर के लिए ये खाए, ये खाए, ये खाए। आपने बड़ी मजेदार बात बोली कि आप कुछ ना खाएं और लीवर को केवल समय दें। और लीवर, आप सबको मैं एक बड़ी क्लियरली बात बताना चाहूंगा, जो भी रोग हो जी भोजन बंद कर दे। कोई रोग, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपका पेट खराब है, आपको बुखार हो गया है, आपका लीवर खराब हो गया है, आपके हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पैरों में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, खाना बंद कर दे। अगर 24 घंटे में आपको लाभ ना मिले तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, पेट भी तो ऐसे करते हैं, हमारा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अगर बीमार हो जाए तो सबसे पहले क्या करता है, खाना डेफिनेटली एकदम खाना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बीमार है, तो रियलिटी बीमार होता है वो। हाँ। और जब वो ठीक होता फिर खाने लग जाता है। तो इसलिए ज्यादा लोगों की ज्ञान में ना जाएं। लोग हर यूट्यूब पे बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि ये खाइए, वो खाइए। अरे खाने से ही अगर ठीक होना हो तो पहले ठीक ना हो जाते हम। तो हम से खा ही रहे हैं। हाँ, हमने खा ही रहे हैं, बचपन से क्या कर रहे हैं, खा ही रहे हैं। इसलिए हम जी किस रहे, खाने के लिए जी रहे हैं। तो 90% लोग खाने के लिए जी रहे हैं। सही बात। तो इसलिए खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन आपको इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि अगर मैंने रात को 4 गुलाब जामुन खाए हैं तो आज मैं बिल्कुल हल्का खाऊं, जिससे कि जो मैंने खाया है वो पच जाए। मन को भी खुश रखना जरूरी है, तन को भी खुश रखना जरूरी है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलाने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। कई सारी चीजें ना बड़ी हैवी सी होती हैं, जैसे लोग कहते हैं ये खा के एसिडिक हो गया है ना। बात करूंगा 3-4 चीजों की, बड़ी मोटी सी बात। चने जी है ना, सफेद चने कह दो, बड़े हैवी होते हैं, मुझे तो बड़े हैवी लगते हैं। राजमा हो गया, उड़द की दाल हो गई, ये सब चीजें बड़ी हैवी होती हैं। कितना ठीक है बॉडी के लिए, और कब कब खा लेना चाहिए? कड़ी, अब मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ जी। दही, माह की दाल, राजमा, कड़ी और साग, अच्छा, ये 5 चीजें बहुत भारी होती हैं। विषंदी बोला जाता है इनको, यानी कि हमारे शरीर में खाने वाले को अनेकों रोग पैदा करती हैं। अच्छा, खासकर गठिया जैसी बीमारी, दर्दों जैसी बीमारी, कमर का दर्द रहना, सिर दर्द रहना, पेट में अफारा हो जाना, गैस बन जानी, पेट में भोजन का ना पचना, एलर्जी हो जाना, हमारे पाइल्स तक हो जाना, शरीर में गर्मी हो जाना, ऐसे हजारों तरह की बीमारी सिर्फ स्वाद के लिए हम लोग खा खा के पैदा करते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे राजमा बहुत पसंद, खाइए राजमा, हफ्ते में 1 बार खाइए। दही बहुत पसंद है तो हफ्ते में 1 बार खाइए। आपको मैं ऐसे लोग बताऊंगा, सुबह भी दही, दोपहर में भी दही, रात में भी दही। दही खाते खाते इतनी हालत खराब कर लेते हैं हमारी कि ऐसे ऐसे रोग उनको हो जाते हैं जो हम लोगों से जोर लगाने के बाद भी ठीक नहीं होते। बिल्कुल से तो इसलिए ऐसा स्थिति पैदा ना कर दें कि कोई वैद्य भी आपकी मदद ना कर पाए, डॉक्टर भी आपकी मदद ना कर रहा है, पूरा जीवन हम दवाई खाते रहें। ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करिए। जो भी आपको पसंद है जरूर खाइए, लेकिन उसको पचने का समय भी दीजिए। साग की बात मैं डॉक्टर साहब यही जा रहा था, पंजाब में रह गए, साग का मतलब पता क्या है जी? जब तक नाभि हरी ना हो जाए साग नहीं छोड़ते लोग। सुबह भी साग जी, दोपहर को साग जी, रात को साग। मम्मी को बोलते तो मम्मी कहती इतनी मुश्किल से तो बनाया बिल्कुल ठीक है, घोट घोट के बनाया जी जी। और फिर अगले दिन नाश्ते में सुबह पराठे के साथ साग। बिल्कुल ठीक है। क्या सीन है ये? साग आयुर्वेद के अनुसार नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी, आयुर्वेद के अनुसार जो ये हरी पत्तेदार
जो ये साग है ये अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। केवल टेस्ट मात्र के लिए थोड़ा साग खाना, वो भी फ्रेश बना हुआ, इज गुड। लेकिन अगर आप उसको सुबह दोपहर शाम जैसे आपने बताया ऐसे खाने से हमारे शरीर का बल क्षीण करता है, 50 बीमारी को न्योता देता है, हमारे जॉइंट्स को इन्फ्लेम कर देता है, हमारे शरीर में गठिया जैसी सिचुएशन पैदा कर देता है, पेट की अग्नि को मार देता है और लीवर के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जो लोग साग खाने के शौकीन हैं वो साग जरूर खाएं, और लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाएं, सिर्फ स्वाद लेके खाएं। उसमें भी लहसुन अदरक ऐसी चीजों का आप अच्छी तरह जो इस्तेमाल करके उसके बाद ही उसका कंज्यूम करें, जिससे कि उसके साइड इफेक्ट जो हैं वो कम। जैसे दही है, दही है। अब दही लोग खाना इतना पसंद करते हैं पूछिए मत। और दही इतना बड़ा विषंदी है, मैं क्या बताऊं आप। सही बात है। दही ज्यादा खाने वाला व्यक्ति ठीक रह ही नहीं सकता। अगर ज्यादा आप दही खाएंगे तो आपने कभी सुना कि आज मैंने बहुत काम करना, मैं दही खाऊंगा? लोग परोठा खाते हैं, दही खाते जाके सो जाते हैं। कभी सुना कि मैं दही खा के खूब काम करने जाऊंगा? नहीं, दही खाया बस सो गए। इवन मैंने तो फॉरेन में देखा कई लोगों को कि भाई सब कुछ वहां अच्छे अच्छे नाश्ते होते हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सूप है, सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं, वो नहीं खाएंगे। दही नहीं है, दही नहीं है, दही होती ना मजा आ जाता। तो ये जो दही का सिस्टम है खाने का, वो दही हमारे स्वाद के लिए अच्छा लगता है हमें, लेकिन वो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। अच्छा, लोग सोचते हैं दही ठंडा है, दही गर्म है, उष्णवीर्य है। अच्छा, दही गर्म है और जॉइंट्स के लिए बहुत खराब। तो जिनको लूज मोशन लगी हो, जिनका पेट खराब हो, उनको दही थोड़ा बहुत खाना चाहिए। दही में केला के अंदर डाल के खा लो। जिनको भूख पहले ही मरी हुई है, जिनके पेट में पहले ही भारीपन है, उनको दही खाने से ज्यादा लाभ नहीं मिलता, उनको और अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो दही जो है वो आप कभी कभी खाएं। रात में दही खाना विष है, और दही को गर्म करके खाना महाविष है। तो जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते उनको दही को गर्म करके खिलाएं। अच्छा। इसलिए या अगर सास बहू की लड़ाई है तो बहू सास को, या सास बहू को रात को दही खिलाए। इसलिए ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, प्रोसेस्ड फूड बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, बने बनाई चीजें तो बहुत सारी आ रही है। अच्छा, विदेश में जाओगे तो जो राजमा चावल, चने चावल, सांबर चावल सब पैक होके ही आ रहा है। हमारे यहाँ तो पिज्जा सब पैक करके लोग लेके आ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, माइक्रो कर रहे हैं और खा रहे हैं। क्या लाइफस्टाइल बन गया ये? देखिए, जितनी हम अपने लाइफ को फास्ट करते जाएंगे जी, जितना फास्ट, हाँ। जैसे मान लो एक पिज्जा बनाने में हमें आधा घंटा लगता है जी, और अगर उसी पिज्जा को हम सिर्फ गर्म करके 2 मिनट में खाएंगे तो वो हमारी आयु को कम करेगा ही करेगा। तो जितना फास्ट हम फूड प्रोडक्ट में जाएंगे, जितना फास्ट हम खाना खाएंगे, जितना हम चलते फिरते भागते दौड़ते खाना खाएंगे, उतनी हमारी आयु कम होनी ही होनी। ये तो मेरे लिए है कि मैं बहुत जल्दी खाना, हाँ, तो जितना आप जल्दी खाएंगे उतना आपका मन ज्यादा बेचैन रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, उदास रहेंगे, कॉन्फिडेंस कम रहेगा और जल्दबाजी रहेगी हर काम, एंजाइटी। तो इसीलिए आपको शांति, आप किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए। जब खाना ही शांति से नहीं तो उस कमाई का क्या फायदा? सही। तो आप कितना भी मेहनत करें, खूब धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं, लेकिन भोजन के वक्त सिर्फ भगवान को अपने साथ बिठाकर आधा घंटा लेकर आराम से भोजन करें, तो वो भोजन जो है वो आपके लिए दवा का काम करेगा, और वही भोजन आपकी आयु, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य सबको बढ़ाता जाएगा। वही भोजन आपको लिए निरोगता पैदा करेगा, वही भोजन भगवान की तरह आपकी सेवा करेगा। वेरी नाइस। इसलिए भोजन को आप अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर भगवान के साथ मन से भोजन करें, और वही भोजन आपको कई तरह की बीमारियों से बचाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, जैसे बात करें कि पहले सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं ना, हार्ड ड्रिंक पे बाद में चलते हैं। ड्रिंक सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि दारू की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, कोका कोला, लिम्का, ये वो सब बहुत लोग जाते पीते हैं, शौक से पीते हैं कि ठंडक देती है जी बॉडी को। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लीवर के लिए अच्छा नहीं है, कितना सच है? बिल्कुल सच पढ़ा आपने। अच्छा, लीवर के लिए क्या, हमारे बॉडी किसी अंग के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसमें कार्बन है, और ये जो कार्बन है हमारे शरीर के लिए सबसे घातक प्रोडक्ट है। अच्छा, और जो ये इसके अंदर जो गैस होती है वो हमारे शरीर को गलाने का काम करती है। और पेट में पीने के बाद जो हमें डकारें आती है, हमें लगता है पेट हल्का हो गया। हाँ। पेट हल्का नहीं होता, हमारे पेट गालियां निकालना होता हमें।
हाँ ये सच है, पेट जो है अब बहुत तबाह हो जाता है जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अच्छा। क्योंकि वो रिएक्ट करता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उससे जो डकारे आती है हमें लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, जबकि पेट हमारा बहुत रो रहा होता है उस समय। वो कहता है कि ये क्या दे दिया। हाँ, तो ये जो गैस पीते हैं लोग, आओ हम ये पी ले, हम ये वाली सॉफ्ट पी ले, व्हाइट वाली सॉफ्ट पी ले, लाल वाली पी ले, काली वाली पी ले, ये सब फालतू के वहम है। ये सब वहम से दूर रहिए। हमारा सिंपल सा है, आप कच्ची लस्सी बना के उसमें मिश्री डाल के पीजिए, वो आपको कई तरह के फायदे देगा, ना कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हमारे शरीर के लिए इतनी घातक है कि दांत से लेकर हमारे एनस तक ये हमारे शरीर को जला देती है, खराब कर देती है, और अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस को एक्टिव करती है कि आप और हमारे शरीर को खराब। कच्ची लस्सी आपने बताया, गर्मियों में तो हम पीते हैं, क्या सर्दी में भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज गुड फॉर, जब भी आपको लगे कि पेट में एसिडिटी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, अम्लता ज्यादा है, तब कच्ची लस्सी का प्रयोग करना अति अनिवार्य और लाभप्रद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बड़ा कॉमन सा वर्ड है वैसे, मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दी, मैं आपको बड़ा सिंपल सी भाषा में समझना चाहता हूँ, मैं उसकी डेफिनेशन को सिंपल भाषा में समझना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन नहीं। आपने हवन किया कभी? हाँ किया, बहुत बार। जब हवन करते हैं हम तो सबसे पहले अग्नि जलाते हैं। हाँ जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं। पूरा आयुर्वेद इसी अग्नि पर आधारित है। अच्छा, इसी को ही आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म बोलता है। अच्छा, 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में, 13 प्रकार की अग्नियां, वही 13 प्रकार की अग्नि को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, और उसका आधारभूत क्या है? हमारी जठराग्नि, यानी कि हमारे पेट की डाइजेस्टिव पावर को हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। और यही सारी एनर्जी की, सारी मेटाबॉलिज्म का बेस है। तो हवन की बात मैंने बताई आपको। तो जब हवन करते हैं तो पहले अग्नि को जलाते हैं, फिर उसमें थोड़ा लकड़ियां रखते हैं, फिर हम आहुति डालते हैं। तो बीच बीच में आहुति डालते डालते अग्नि मंद हो जाती है, तो धुआं निकलने लग जाता है। इतना धुआं निकलता है कि हमसे बैठना मुश्किल हो जाता है, छींकें आने लग जाती है, आंखों में से पानी आने लग जाता है, होता कि नहीं? तो जब अग्नि मंद हो जाती है और उसके बाद भी हम हवन सामग्री उसमें डालते रहते हैं, लकड़ियां डालते रहते हैं, तो वो जहर बनता है। उस जहर को हम धुएं के रूप में देखते भी हैं और हम महसूस भी करते हैं। लेकिन वही अग्नि जब पूरी जल जाती है तो दोबारा से खुशबू, हवन की खुशबू आने लग जाती है, सब आनंद लेने लग जाते हैं, सब मजे लेने लग जाते हैं। तो अग्नि का कम होना इज लो मेटाबॉलिज्म, अग्नि का पूरा प्रदीप्त होना इज गुड मेटाबॉलिज्म। व्हेन योर अग्नि इज गुड, जब आपको अच्छी भूख लगी है और भोजन कर रहे हैं, जो अग्नि आपको भोजन को पचा रही है, पूरी तरह शरीर में एनर्जी मिल रही है, उसको कहते हैं गुड मेटाबॉलिज्म। और जब आप खाना खा रहे हैं, बॉडी पचा नहीं पा रही है, पेट में भारीपन हो गया, गैस हो गया, उठने का मन नहीं कर रहा, चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो गया, कमजोरी आ गई खाने के बाद, तो समझ लीजिए दैट इज बैड मेटाबॉलिज्म, सिंपल। तो अग्नि को बनाए रखना, खूब भूख लगे हमें, इसको बनाए रखना इज गुड मेटाबॉलिज्म, दैट्स ऑल। अगर आपको खूब बढ़िया भूख लग रही है, खाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, खाना पूरी तरह पच रहा है, सुबह पेट बढ़िया से साफ हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही मेटाबॉलिज्म में हैं, नहीं तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। मजेदार बात पता क्या बताओ डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके ना मुझे एक चीज समझ में आ गई, खाना खाना इतना जरूरी नहीं है जितना खाना पचाना है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, खाना पचाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लोग खाना जानते तो हैं अब, हाँ, लेकिन खाना पचाना नहीं जानते। तो पहले के लोग भी समोसे खाते थे, नहीं खाते थे? हाँ बहुत खाते थे। आपके पिताजी समोसे नहीं खाते? हाँ बहुत खाते। अरे खाते थे, लेकिन उसको पचाने के लिए उनके पास 2 प्रक्रियाएं थी। एक कि एक बार समोसा खा लिया जी, मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा जी, होता था ना, अब ऐसे ही होता था। हाँ, रात को खाना नहीं खाऊंगा। तो उनको पता था कि जो समोसे मैंने खाए हैं उसको कैसे पचाना। हाँ। लंबी लंबी सैर पे निकल जाते थे, कसरत करते थे, तो जो खाते थे वो पच जाता था। आजकल हम अपने सबको, पुराने लोगों को देखते तो हैं कि समोसे खाते थे, हम भी खाएंगे, लेकिन उसको पचाएंगे कैसे इस नहीं पता। इसलिए खाने को पचाना इज मच इंपॉर्टेंट देन खाना खाना। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही कि ये 2 समोसे मैं नहीं पचा पाऊंगा, तो कृपया उसको मत खाइए। अगर खाना खाने की कैपेसिटी आप में है तो पचाने की कैपेसिटी डेवलप करिए, ये भी आपके हाथ में है। गुड एक्सरसाइज, गुड लिविंग हैबिट्स, सुबह उठना, सूर्य नमस्कार करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, हल्का फल खाना, अनार खाना, अदरक खाना। अदरक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब
अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म और पेट को ठीक रखना चाहते हैं तो डेली अदरक खाएं। डेली सुबह भोजन करने से पहले जो आप लंच करते हैं या आपने डिनर करते हैं या आप मान लो ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं तो उससे पहले बरीक बरीक कटे हुए अदरक को नींबू में डिप करके, काले नमक में डिप करके उसको चूसना और खा लेना और उसके बाद भोजन खाना, ये आपके 50 तरह की लीवर, पेट और गैस संबंधित बीमारियों को दूर कर देगा और भूख इतनी अच्छी लगेगी आपको कि आप भारी से भारी खाना पचाने की कैपेसिटी। बहुत यूजफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया डॉक्टर साहब। सारी बात करने के बाद तो ये समझ में आ गया कि जो बीमारी की जड़ है ये गलत खाना है या बार बार खाना है। बिल्कुल सही बोला, हैवी खाना और बार बार खाना, ये दो बड़ी समस्याएं हैं। और अगर आप हैवी खाना चाहते हैं तो समय दीजिए, अगर बार बार खाने की शौकीन है तो हल्का खाइए। जैसे आप सुबह उठे, फ्रूट्स खा लिया आपने, फिर आपको भूख लग गई, आपने भुजे हुए अनाज खा लीजिए, आप हल्का स्प्राउट्स ले लीजिए, आप सूप ले लीजिए, आप ओट्स ले लीजिए, आप खिचड़ी ले लीजिए, तो ये आपको पेट में भारीपन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 4 रोटियां, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ खाना है तो उसको पचाने के लिए 8 घंटे का समय हमारे पेट को दीजिए, जिससे कि खाना आराम से पच सके। और एक खाना पचने के बाद जब आपको भूख लगे, जब आपको सहनीय मतलब असहनीय भूख लगे, तब आप भोजन की तरफ देखें, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल ना देखें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप जाने से पहले एक छोटी सी बात, आपने ऑर्गेनिक फ्यूल्स के नाम से एक ईटिंग जॉइंट स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, सैंडविच खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक खाएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इसके पीछे विजन क्या थी, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो शूट करने वाला हूँ। मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपका बेटा या बेटी अपने मदर को बोले, मम्मी मैंने मैगी खानी, जिद बैठ जाए कि मैंने मैगी खानी, लेकिन आपकी मम्मी समझाएं, आपकी मदर, आपकी वाइफ समझाएं उनको कि बेटा नहीं, मैगी तुम्हारे अच्छे सेहत के लिए नहीं, मैदा है या जो भी है, लेकिन फिर भी ना माने तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, आपकी जो वाइफ है वो क्या करेंगी, जो मैगी है उसमें खूब सारी सब्जियां डाल देंगी, इसी बहाने सब्जियां खा लेंगे। हाँ, कि खूब सारी सब्जियां डाल देंगी तो मैगी तो खाएगा लेकिन साथ में सब्जियां भी खाएगा, जिससे जो बैड और गुड का बैलेंस है वो बना रहे। ये समझदारी किसकी है? आपके वाइफ जी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं रोक पाते हैं अच्छा फूड खाने से या फिर बुरी चीजें खाने से नहीं रोक पाते जी। तो ऐसे कंडीशन में जन्म हुआ ऑर्गेनिक फ्यूल का। अच्छा, जब हमने देखा कि हजारों तरह के पेशेंट्स 20-20 साल में उम्र आके लीवर खराब कर रहे हैं, उनकी किडनियां खराब हो रही हैं, हार्ट में दिक्कत आ रही है, शरीर कमजोर हो गया है, नपुंसकता बढ़ गई है, 50 तरह की बीमारियां आ गई हैं, तब हमने सोचा कि अगर बाहर ही खाना है लोगों ने तो कम से कम अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। इवन जो दाल है, सब्जी है, उसको ऑर्गेनिक प्रोक्योर करें। जिस टेक्निक से बनाया जाए वो भी ऐसे टेक्निक हो जिससे कि जो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू बना रहे। जैसे कि अगर हम जूस निकालते हैं तो कोल्ड प्रेस्ड जूस ही दिया जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिशन खराब ना हो। अगर किसी को मान लो बिरयानी खानी है तो उसको लो फ्लेम पे पकाया जाता है कि उसकी न्यूट्रिशन खराब ना हो, उसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत तरह की टेक्निक्स हैं जिससे कि हम फूड के मैन्युफैक्चरिंग को और जो हम फूड प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं उसको पूरी तरह ऑर्गेनिकली लोगों को सर्व करें, जिससे कि वो अपने पसंदीदा फूड का आनंद भी ले सकें और अपनी हेल्थ को भी ऊपर की तरफ यानी उन्नत की तरफ लेके जाएं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो शूट करने वाला हूं आने वाले टाइम पे और आपके वहां विजिट करके। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट सर। मैं कई बार गया हूं वहां खाना खाने के लिए, बहुत बार आपसे मुलाकात भी हो पाई है, और एक बार जरूर ऑर्गेनिक फ्यूल्स मॉडल टाउन में विजिट करके वहां बैठ के हम लोग सारी चीजें दर्शकों को मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि आप आएंगे वहां पे। पूरी टीम को लेके आइए और पूरी टीम को देखिए कि वो कैसे उनको लगा, कि उनको क्या चीज जो खाना चाहते थे वो उनको स्वाद लेके मिली कि नहीं मिली, और अगर स्वाद ठीक था तो उनकी जो क्वालिटी थी वो कैसे थी। हाँ, और जो है कि उसमें कितने अच्छे विटामिन हैं। और मजे की बात हमारे जो फीडबैक है वो ये है कि लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने आपके यहाँ 2 पिज्जा खाए लेकिन हमें पता नहीं लगता ये पिज्जा खाए हैं, क्योंकि मैदा नहीं, जो कि उसमें प्रोसेस चीज नहीं, उसमें केमिकल्स नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उसमें वो चीजें हैं जो आपके लीवर के लिए फ्रेंडली है, आपके पेट के लिए फ्रेंडली है, आपकी पॉकेट के लिए फ्रेंडली। बिल्कुल सही।
तो इसलिए ये ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे लोग अपने बजट को ध्यान रखते हुए, अच्छा फूड खाते हुए, अपने मन लायक फूड खाते हुए भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हैं। नमस्कार नमस्कार। तो ये थे जी डॉक्टर हिमांशु मिश्रा लुधियाना से, मॉडल टाउन लिंक रोड पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं लुधियाना में, आयुर्वेदिक हैं, और आजकल डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनिक फ्यूल के नाम से एक नया ईटिंग जॉइंट भी स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग ज़रूर जाएं वहाँ पर, खाना खाएं, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब ये सच्चाई है। और खाना खाने के बाद खाना पचाएं तो वैसे भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा डिस्कशन डायरीज प्रोग्राम देखने के लिए। भूलेगा नहीं, डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाएं। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।